नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और इन्वायरमेंट के बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके टेट के, सी टेट के, एस टेट के और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्याज, आलू, अदरक ये सब क्या है? तो जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र है। तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो जो प्याज है, आलू है, अदरक है, तो ये सब क्या है? तो जड़ है, अपस्थानिक जड़ें हैं, तना है या फिर सल्क पत्र है। तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ये सभी क्या है? तो तना है। ठीक है, प्याज की बात करें, आलू की बात करें या फिर अगर हम लोग अदरक की बात करें तो ये सब क्या है? तो ये सब तना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई बात। तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब तने हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो एक कोशीय सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने हो। ठीक है, जो एक कोशिका से बने होते हैं वो एक कोशीय सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। तो स्पायरोगैर है, विषाणु है, हाइड्रा है या फिर पैरामीशियम है। तो कौन सा एक कोशीय सूक्ष्म जीव है? दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? आपसे पूछ रहा है एक कोशीय सूक्ष्म जीव, क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का त्रिस्थापन है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पादप है जो साबुन का विस्थापन या त्रिस्थापन है, क्या आंसर करेंगे? रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदु है या फिर उपरोक्त सभी है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इनमें से कौन सा पादप जो उत्पादन जो है वो साबुन का त्रिस्थापन है? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, रीठा। तो आपने सुना होगा ना, रीठा सिकाकाई जो है महिलाएं जो है बाल धुलने के लिए इस्तेमाल करती हैं, साथ ही साथ साबुन उत्पाद में भी इसका इस्तेमाल होता है, रीठा सिकाकाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गैसीय अपशिष्ट है, तो बताइएगा गैसीय अपशिष्ट, गैस की अगर हम लोग बात करेंगे तो गैसीय अपशिष्ट कौन होंगे? गैसीय अपशिष्ट के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है तो बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी और कोयला से जलने वाला धुआं। तो क्या हो जाएगा? तो गैस के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, तो लकड़ी और कोयले को हम लोग जलाते हैं तो इससे बहुत सारी, ठीक है, हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जिसको गला घोंटू, दम घोंटू गैस कहते हैं। तो ये गैसीय अपशिष्ट होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बताइएगा क्या हो जाएगा? देखो ऐसे प्रश्न आपके टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में, एस टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आजकल हर जगह पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन सब लोग कर रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी तो आपको पता है कि आजकल हर एग्जाम का बेस जो है वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, फल के द्वारा प्रकीर्णित पौधे हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो फल के द्वारा प्रकीर्णित जो पौधे हैं ये क्या होते हैं? ये दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए हुए, तो वो क्या कहलाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? बताइएगा। तो जब एक जीव जो है वो लाभ ले रहा है बगैर दूसरे जीव को प्रभावित किए हुए, तो वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा, सहभोजी कहलाएगा, मृतोपजीवी कहलाएगा या फिर सहजीवी कहलाएगा। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित की, जैसे आपने भैंस के ऊपर बगुले को बैठा हुआ देखा होगा ना, तो बगुला क्या करता है? वो भैंस को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन भैंस के ऊपर जो बैठे जो कीट होते हैं उन कीटों को खा लेता है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे को प्रभावित किए हुए, तो वो कहलाता है ऑप्शन संख्या बी, सहभोजी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? तो सहभोजी कहलाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़ों से पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे जो पेड़ पौधे हैं,
तो पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? पेड़ पौधों को, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? तो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़ों को कौन खा रहा है? तो कीड़े मकोड़ों को सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है? तो मोर खा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि मोर का जो स्तर है वो क्या है, ठीक है। पेड़ पौधों को कीड़े खा रहे हैं, कीड़ों को सांप खा रहे हैं और सांप को मोर खा रहा है। तो मोर का आपसे पूछ रहा है कि मोर का पोषण स्थल क्या होगा? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ठीक है। इनमें से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? अभी आज ही हम लोगों ने सीटेट वाली क्लास की थी और सीटेट एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी की क्लास हम लोग की थी और वहाँ पर मैंने आप लोगों को कायांतरित शैल के बारे में बताया था। आज वाली क्लास में हम लोगों ने शैलों के बारे में ही पढ़ा था, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और जो आपकी रूपांतरित या कायांतरित शैल होती है उसी के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस वाली क्लास को आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर जा करके देख लीजिए। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा? तो संगमरमर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग कायांतरित शैल के उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो कायांतरित शैल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो आप कर दोगे किसको? संगमरमर कर दोगे, ठीक है। महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर सोडियम क्लोराइड? तो बताइएगा तो महासागरों में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर सोडियम क्लोराइड? तो क्या हो जाएगा? तो महासागरों में आपको पता है नमक मिलेगा और नमक अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये आप कहोगे सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में जितनी भी बैठकें होती हैं तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? जो राज्यसभा में जो सारी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? क्या आंसर कर दोगे? आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। आपको पता है ना अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 64 में कहा गया, ठीक है, अनुच्छेद 64 में आर्टिकल 64 में कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है तो राज्यसभा में होने वाली समस्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 64 में कही गई है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर? भारत में कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है? ये बताना है आप लोगों को, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी मिलती है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं, एलोवियल सॉयल कहते हैं, याद रखेंगे। लगभग कितने? तो लगभग 43% क्षेत्र पर, ठीक है। कितने? तो लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो 43% क्षेत्र पर ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये हमको देखने को मिलती है, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? बताइएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा वाहनीय ईंधन है जिसको पर्यावरण स्नेही या फिर कहें पर्यावरण अनुकूल माना जाता है? कौन सा ईंधन है जिसको पर्यावरण अनुकूल माना जाता है? डीजल है, पेट्रोल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कौन सा वाहनीय ईंधन है जिसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो देखो, द्रवित पेट्रोलियम गैस अगर आप करोगे ना तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है ना ये क्या है? तो ये एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर? रसोई घरों में करते हैं। यहाँ पर आपसे वाहनीय ईंधन का प्रयोग बात कर रहा है। वाहनीय ईंधन मतलब वो ईंधन जिसका हम अपने वाहन में प्रयोग करते हैं। तो आप आंसर क्या करोगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। वाहनों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सीएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर करोगे, ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आजकल हम लोग इन्हीं का यूज जो है प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं वाहनों में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ईंधन के रूप में। तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है ये तो आपका एलपीजी हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? बताएगा तो जीव भू रासायनिक होगा, भूवैज्ञानिक होगा, रासायनिक चक्र होगा, इनमें से कोई नहीं। किसी पारितंत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो तत्वों का जो चक्रण, किसी पारितंत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो तत्वों का जो चक्रण है वो क्या कहलाता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जीव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, जीव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा, ठीक है।
चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? क्या आंसर हो जाएगा? हेमवती नंदन बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मदर टेरेसा है, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चिपको आंदोलन जो है तो ये कब, तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है, कहाँ पर, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था। और 19 कब होगा, तो 1973 में अगर हम लोग बात करेंगे, 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। और इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? इसके पिता कौन माने थे? इसको शुरुआत करने वाले कौन माने जाते हैं? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हो रहा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? विटामिन होती है, प्रोटीन होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो इंसुलिन अगर हम लोग बात करेंगे तो इंसुलिन जो होता है तो ये मधुमेह के लिए, मधुमेह जो डायबिटीज़ है उसके इलाज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और मधुमेह दिवस अगर आपसे पूछ ले कब मनाते हैं तो आंसर करोगे 14 नवंबर को, ठीक है। कब? तो 14 नवंबर को हम लोग मधुमेह दिवस मनाते हैं। डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इंसुलिन जो है इसका यूज़ किया जाता है। और इंसुलिन की जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी? तो वो प्रोटीन होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करोगे, ठीक है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ पर? मूल सीड्स में, पराग कणों में, तनों में या फिर पराग कोश में। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? पौधों में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये कहाँ पर होता है? मूल सीड्स में होता है, पराग कणों में होता है, तनों में होता है या फिर पराग कोश में होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पराग कोश में होता है, ठीक है। कहाँ पर? पराग कोश में, ठीक है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं या फिर डेट्रिटोवोर होते हैं? बताइएगा क्या जाएगा? तो मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं या फिर डेट्रिटिवोर होते हैं। तो देखो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें ना तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा याद रखिएगा क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता पूछा जाएगा तो हमेशा मांसाहारी होते हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक जो होते हैं हमेशा शाकाहारी होते हैं और तृतीयक अगर पूछा जाएगा तो हमेशा मांसाहारी होते हैं, ठीक है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर हम लोग कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? तो बताइएगा। तो बुखार को, अगर आपको बुखार हो जाता है तो बुखार को कंट्रोल करने के लिए, ज्वर को नियंत्रण करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अक्सर आपने इस दवा का नाम सुना होगा, अक्सर आप लोगों ने इस दवा का नाम सुना होगा। हमको हल्का सा भी जुकाम बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है तो क्या होता है? और डॉक्टर जो है वो आमतौर पर इसी दवा का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? तो आप कहोगे पैरासीटामोल, ठीक है। कौन सी? तो पैरासीटामोल सबसे प्रचलित दवा है जो सामान्य रूप से आपको हर जगह उपलब्ध होती है, ठीक है। कौन सी? पैरासीटामोल। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। LIV52 जो होती है तो ये क्या होती है? तो ये तो लीवर के लिए होती है। लीवर की इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका है उसको मजबूत करने का काम करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है? बताइएगा। तो दही निर्माण के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा, दही निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आप कहोगे किण्वन कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो उसको किण्वन कहते हैं। दही निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। और इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जो है वो उत्तरदायी होता है, महत्वपूर्ण होता है? क्या आंसर कर जाएंगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, लैक्टोबैलिसस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो लैक्टोबैलिसस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, ठीक है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की है? स्टीनर ने की है, पेंटिन और मास्ट ने की है, जेनिंग्स ने की है, कार्ल मार्क्स ने की। क्या हो जाएगा? तो रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किसने की? आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किसने की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, लैंड स्टीनर ने की है, ठीक है। अच्छा, रुधिर वर्ग में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपसे पूछ लेता है, एक तो होता है सर्वदाता होता है और एक सर्वग्राही होता है, ठीक है। सर्वदाता आपसे पूछ ले कौन है तो आप कहोगे ओ, और अगर आपसे पूछ ले सर्वग्राही कौन है तो आप क्या कहोगे? तो सर्वग्राही कहोगे ए बी। जो सबसे ले सकता है वो ए बी है, जो सबको दे सकता है वो ओ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्लेग क्या है? तो एक विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी। तो प्लेग अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लेग कैसी है? तो जो प्लेग है ना तो ये आपको किससे? तो ये चूहों से फैलता है, ठीक है। किससे? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो चूहों से फैलता है। चूहों के शरीर पर छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं जिनको पिस्सू कहा जाता है और उनसे ये फैलता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये एक बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु जनित बीमारी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये बैक्टीरिया जीवाणु जनित बीमारी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं
तो शाकाहारी की बात हो रही है ना। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से चरण के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, तो क्या कहोगे, प्रथम होंगे, द्वितीय होंगे, तृतीयक होंगे या फिर उपभोक्ता होंगे। तो कौन से चरण के उपभोक्ता जो है वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए प्रथम चरण। प्रथम चरण के उपभोक्ता को मैंने बताया था शाकाहारी होते हैं, और अगर प्रथम चरण के उपभोक्ता शाकाहारी हैं इसका मतलब क्या है कि वो साग भाजी यही सब खाएंगे, है ना, वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहेंगे। तो प्रथम चरण के जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पर्यावरणीय शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उसकी विशेषता क्या है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मक विधि भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सृजनात्मक विधि भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो लक्ष्य केंद्रित विधि भी हो जाएगा और चयनात्मक विधि भी हो जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। ठीक है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है, यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपरोक्त सभी। प्रेक्षण विधि की हम लोग बात करें तो प्रेक्षण विधि के संदर्भ में बताइएगा क्या आ जाएगा, तो यह विधि मितव्ययी नहीं है, यह भी सही है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते, यह भी सही है। और इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, अगर हम लोग बात करें पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। अच्छा, आपसे ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि जो ये इकोसिस्टम शब्द है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप क्या करते हो, तो आप कहते हो टांसले ने। ठीक है, किसने, तो टांसले ने। ठीक है, क्या किया, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया। और पारिस्थितिक तंत्र की सही परिभाषा क्या है, तो परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान के अजैवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित जो तंत्र है। ठीक है, क्या होता है, तो ये इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें पहले मानव जो है वो बंदरों, मानव का जो पूर्वज है वो बंदर था, और जैसे बंदर चलते थे तो वैसे ही मानव भी चलता था। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो मानव ने, ठीक है, दो पैरों पर चलना शुरू किया। ठीक है, मानव जो है वो सीधा खड़ा होकर के, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मानव कौन है जिसने सीधा चलना शुरू किया, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे होमो इरेक्टस। ठीक है, क्या है, तो होमो इरेक्टस जो है, तो ये पहला मानव है जिसने क्या किया, जिसने सीधा चलना शुरू किया। ठीक है, किसने, होमो इरेक्टस। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहला मानव है जो क्या कर रहा है, जो दो पैरों पर चलना प्रारंभ किया, जो सीधे चलना शुरू किया। तो दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, तो आंसर क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे कि जो हम हाथ है ना, हाथ को स्वतंत्रता पूर्वक अपने मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे हाथ का मन कर रहा है तो सिर खुजला लिए, ठीक है, कान में खुजली कर लिए, ठीक है, इधर खुजला लिए, उधर खुला लिए, ठीक है, मस्तिष्क का मन किया तो ये सामान उठा लिए, वो सामान उठा लिए, ये पेन पकड़ लिए, कुछ भी कर लिए, है ना। तो क्या कर सकते हैं, हाथों को स्वतंत्र रूप से हम क्या कर सकते हैं, मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार, ठीक है, कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। आज ही का जो सीटेट की अभी सुबह में जो क्लास हुई है, जो हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी की है, तो वहाँ पर मैंने इस प्रश्न को भी आप लोगों को बताया, तो उस क्लास को नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, और एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं, क्लास 6 की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th 12th सभी सारी एनसीईआरटी की बुक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करते हो, क्योंकि सारे जो है परीक्षाएं जो है उनका बेस जो है वो एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनता है, तो उसको जरूर पढ़ें, उसको जरूर देखें। भूकंप की तीव्रता अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या जाएगा, सिस्मोग्राफ जाएगा। बैरोग्राफ से अगर हम लोग बात करेंगे, बैरोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, तो वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, क्या जाता है, वायु दाब मापा जाता है। ठीक, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या फिर बुध है। क्या हो जाएगा, तो सूर्य से सबसे निकट का। अभी देखो बिहार का पेपर हुआ था और वहां पर पूछा गया था लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे मंगल को क्या करते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, और बृहस्पति जो है तो ये क्या है, तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। शुक्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको क्या करते हैं, इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, साथ ही साथ इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, याद रखेंगे किसको, शुक्र को।
यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे बुध है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बताएंगे। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पर, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात में है, और किसके लिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है, और ये किसके लिए, तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न कई बार दोहराया जा चुका है। ठीक है, किसके लिए, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, कई बार तो है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं बताएगा, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें ऑब्जर्वेशन मेथड जो होती है, निरीक्षण विधि जो होती है, तो उसकी विशेषता नहीं होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, या प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। यह एक बाल केंद्रित विधि है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। क्या हो जाएगा, तो निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन विधि की बात करेंगे तो कौन सी सही विशेषता नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर कर दोगे, क्या ऑप्शन संख्या यहाँ पर कर दोगे आप लोग, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ये एक बाल केंद्रित विधि है तो ठीक है, लेकिन इसमें शिक्षक जो होता है वो एक प्रशासक के रूप में होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निरीक्षण विधि में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो शिक्षक होता है ना, एक वो दिशा निर्देशक की तरीके होता है, जो बताता है बच्चों को कि ऐसे करना चाहिए। बाकी उसके बाद बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है कि बच्चे खुद से करें, चीज़ों को करें और सीखें। ठीक है, तो जो शिक्षक होता है एक प्रशासक के रूप में होता है निरीक्षण विधि में, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक जो होता है ना, वो एक निरीक्षक का काम करता है, वो सिर्फ देखता रहता है कि बच्चों से कोई गलती ना हो, कोई ब्लंडर मिस्टेक ना करें, कोई ह्यूज मिस्टेक ना करें, बस ये देखता रहता है। बाकी वो बच्चों को छोड़ देता है कि वो स्वतंत्र रूप से चीज़ों को करें, सीखें। ठीक है, प्रशासक के रूप में काम करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टॉप 30 इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके टेट के, सी टेट के, एस टेट के, या फिर अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं, एनसीईआरटी से हम लोग इन सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है आप लोगों के लिए, तो इसको जरूर देखा करिए, और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।